आज की ये जो खबर है, ये खबर ना ही माओवादियों से जुड़ी हुई है, ना ही बस्तर की संस्कृति से जुड़ी हुई है, ना बस्तर की सुंदरता से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी ये खबर बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि इसे देखकर आपको आपके मन में ये विचार आएगा कि हमारा विकसित समाज आखिर किस ओर जा रहा है और इसका आदिवासियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि दंतेवाड़ा ज़िले में एक बारसूर थाना है। बारसूर थाना में 25 मई को एक परिवार आता है और परिवार आकर यह शिकायत दर्ज करता है कि उनके 1.5 माह के एक मासूम बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। मामला चौंकाने वाला था, तो तत्काल पुलिस ने इस पर खोजबीन और जांच शुरू कर दी। अब पुलिस लगातार इस मामले को खोजबीन करती रही, जांच करती रही, लेकिन पुलिस को इस मामले को सुलझाने में अपना पसीना बहाना पड़ा और आखिरकार जब सच्चाई सामने आई तो सच्चाई दिल दहला देने वाली थी और चौंकाने वाली भी थी और साथ ही साथ हमारे विकसित समाज के लिए एक सवाल भी पैदा करने वाली थी। दरअसल हुआ क्या कि बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक परिवार का एक नाबालिग युवक, जो कि पीड़ित के तौर पर बारसूर थाना क्षेत्र में बारसूर थाना में 25 मई को पहुंचा। उसने बताया कि उसके 1.5 माह के नाबालिग बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया है और किसने किया इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। जब इस पूरे मामले का खुलासा किया गया तो खुलासा ये हुआ कि जो शिकायतकर्ता था, जो नाबालिग पिता था, वही अपने 1.5 माह के मासूम बच्चे का कातिल निकला। अब मैंने जो इस खबर की शुरुआत में एक बात कही कि आदिवासी समाज किस तरफ जा रहा है हमारे विकसित समाज के साथ, ये भी एक सोचने का और चिंता का विषय है। तो मामला ऐसे जुड़ता है कि दरअसल उस नाबालिग युवक ने, जिसकी शादी बालिग होने से पहले ही हो गई और शादी के 7 माह के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसके आसपास के उसके जो पहचान के लोग हैं या उसके दोस्त यारों ने, जो कि एक सूत्रों से मिली जानकारी है, उन्होंने उससे कहा कि 7 माह में ही बच्चा कैसे हो गया, ज़रूर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। बस फिर क्या था, युवक के मन में एक शंका ने पनाह ले ली और इस शंका ने इतना विभत्स घटना को अंजाम देने को उसे मजबूर कर दिया। अब बच्चे को लेकर तमाम तरह की शंकाएं उस नाबालिग युवक के दिमाग में घूमने लगीं और उसने सोचा अगर ये उसका बच्चा नहीं है तो उसे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। अब युवक क्या करता, युवक ने क्या किया, युवक ने अपने स्मार्टफोन मोबाइल से यूट्यूब के माध्यम से यह देखना शुरू किया कि अगर वो अपने बच्चे की हत्या करता है तो उस हत्या के साक्ष्य कैसे छुपाए जाएंगे। और लगातार यूट्यूब में अलग अलग माध्यम से उसने इस वीडियो को खंगाला और खंगालने के बाद एक सुनियोजित तरीके से उसने अपने ही मासूम बच्चे की हत्या करने का प्लान भी रच डाला। 21 मई की दरमियानी रात उसने सबसे पहले अपने बच्चे का घर से ही अपहरण किया और घर से कुछ दूर ले जाकर पुल के नीचे उस मासूम बच्चे को रात भर के लिए अकेला छोड़ दिया और वापस घर लौट आया। अगली सुबह वह फिर उसी स्थान पर गया जिस पुल के नीचे उसने अपने बच्चे को रखा था और उस बच्चे को ले जाकर निर्ममता से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दिया और उसे पास के ही एक तालाब में ठिकाने लगा दिया। अब ये तो उसने घटना को अंजाम दे दिया और इसके बाद उस युवक को यह भी मालूम था कि पूछताछ होगी, जांच होगी और इस जांच में कहीं वो फंस ना जाए। और इसी जांच से फंसने के लिए उस युवक ने यूट्यूब के माध्यम से सारे साक्ष्य को छुपाने के अलग अलग जो तरीके हैं उस पर भी काम किया था। और इसी के तहत उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने बच्चे के कमर में बंधे काले धागे को अपने घर से कुछ ही दूर पर ले जाकर फेंक दिया और साथ ही साथ जिस कपड़े से उस बच्चे को ढका गया था उस बच्चे पर उसने मुर्गी के छोटे बच्चे, जिसे चूजा कहा जाता है, उसे मारकर उसका खून लगा दिया और कुछ दूरी पर उसके कपड़े को भी फेंक दिया, जिससे कि जब पुलिस जांच करे तो ऐसा प्रतीत हो कि हो ना हो जंगली जानवर ने उसके बच्चे को घर से निकाल कर ले गया और जंगली जानवर ने उसे अपना निवाला बना लिया और इस तरह से मामला रफा दफा हो जाएगा। पर उस युवक को क्या मालूम था कि पुलिस जब बारीकी से जांच करेगी तो दर बदर और परत दर परत सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी और खुलने के साथ ही पुलिस का शिकंजा उस पर कसता चला जाएगा। पुलिस ने बार बार उससे बयान लिया और बयान पे बार बार उसने विरोधाभासी बयान दिए, कभी कुछ बताता कभी कुछ बताता और आखिरकार जब पुलिस ने कड़ाई से उससे पूछताछ की तो उस युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उसने उस तालाब का
भी जिक्र किया जिस तालाब में उसने बच्चे के शव को फेंका था, लेकिन अब तक उस बच्चे के शव को बरामद नहीं किया जा सका। दंतेवाड़ा की ये दुखद घटना है और इस घटना ने जिसने भी इस घटना को सुना उसका दिल तो ज़रूर दहल गया। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक सवाल ज़रूर पैदा होता है और यही वजह है कि इस सवाल को लेकर ही मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। सोचिए कि आज जब हम विकसित समाज के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी भी विकसित समाज के साथ चलें और जिस तरह से उन्हें पिछड़ा माना जाता है तो वो भी विकसित समाज के साथ उन सारी सामानों का या सारी तकनीकों का उपभोग करें जो एक विकसित समाज कर रहा है, जिसमें एक स्मार्टफोन भी सम्मिलित है। स्मार्टफोन और आजकल 4G और अब 5G और 6G नेटवर्क जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध होने वाली हैं। तो ऐसे में 4G नेटवर्क का उपयोग करके किस तरह से आप अपने आप को अपने जीवन में या कैरियर में सुधार ला सकते हैं। मैं खुद देखिए कि किस तरह से यूट्यूब चैनल में के माध्यम से इसी मोबाइल के नेटवर्क और मोबाइल के माध्यम से मैंने अपना खुद का एक चैनल तैयार कर लिया है और इसी तरह से अगर व्यक्ति चाहे तो यूट्यूब का बहुत सकारात्मक उपयोग कर सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और उस दूसरे पहलू का ही एक दुखद घटना को देने का एक कारण भी बना है कि एक आदिवासी युवा जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसी स्मार्टफोन और यूट्यूब के माध्यम से उसने अपने दूध मुँहे बच्चे की हत्या करने की साजिश तक रच डाली और कहीं ना कहीं उसने एक विभत्स घटना को अंजाम दिया है। सोचना होगा कि अगर हम, आप और आज का ये आदिवासी समाज इसी तरह से विकसित समाज के इन सारे जो सामान हैं, जो उपकरण हैं, उसका इस तरह से गलत उपयोग करता है तो आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है। एक आदिवासी जो कि अपने बच्चे ही नहीं, अपने घर में पाली हुई छोटी छोटी मुर्गियों के बच्चों से भी उतना ही प्यार करता है जैसे कि उसके बच्चे हों। ऐसे में आज का एक युवा यूट्यूब देखकर अपने दूध मुँहे बच्चे की हत्या की साजिश तक रच डालता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज आखिर जा कहाँ रहा है। हालांकि मामला नक्सलियों से जुड़ा नहीं है, हालांकि मामला संस्कृति से और सभ्यता से जुड़ा नहीं है, लेकिन मामला चिंताजनक है और इस पर भी विचार करना होगा कि हम हमारे आदिवासी भाइयों को विकसित समाज के तौर पर कोई ऐसा उपहार तो नहीं दे रहे जो कि उन्हें विनाश की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखना आदिवासियों के साथ साथ आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। यह दुखद घटना है। हालांकि उस अपचारी बालक को, चूँकि वो भी नाबालिग है, उसके खिलाफ कई मामलों में कई अलग अलग पंजीबद्ध मामले किए गए हैं, मामले दर्ज किए गए अलग अलग धाराओं में और उसे संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया है क्योंकि वो नाबालिग है। लेकिन सवाल तो कई पैदा होते हैं और इसमें और भी कई सवाल पैदा होंगे और इस पर जिस तरह से दंतेवाड़ा के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी योगेश पटेल ने भी विधिवत जो जानकारी दी है उसे भी सुनिए। सभी पहलुओं पर जब तस्दीक की गई तो कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले और प्रार्थी के बयानों में भी काफ़ी विरोधाभास मिला। तो फिर जब प्रार्थी से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने नवजात शिशु की तालाब में फेंककर हत्या की है। मामले में जो प्रार्थी और जो आरोपी है दोनों एक ही है। आरोपी ने इस बात पे नवजात शिशु की हत्या की क्योंकि वह बच्चे के जल्दी हो जाने के कारण वह काफ़ी व्यथित था, दुखी था। उसने YouTube के माध्यम से हत्या की साजिश की और ये पूरी योजना बनाई। 21 मई की रात को उसने नवजात शिशु को उसके माँ के बगल से उठाकर एक पुल के पास रख दिया था और 22 तारीख को जाकर उसे वहाँ से उठाकर गांव के पास एक तालाब है वहाँ पे उसको फेंक दिया और फिर 25 मई को वह जब थाने में आकर उसने नवजात शिशु के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसमें आरोपी नाबालिग है, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है 302 और अन्य धाराओं के अंतर्गत और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो देखा आपने किस तरह से योगेश पटेल जी ने पूरी जानकारी दी है इस घटना से जुड़ी हुई और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पूछताछ में अपचारी युवक ने YouTube से देखकर हत्या करने की साजिश रचना स्वीकार किया है। इस बात पे आप भी विचार करें और कोशिश करें कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह से YouTube से और स्मार्टफोन से उतनी दूर रखें कि कहीं वो भी कोई बड़ी गलती ना कर दे और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इस बात का खूब ख्याल रखें। अगर लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, वाकई में स्मार्टफोन ने आपके जीवन को जितना सरल कर दिया है वह उतना ही स्मार्टफोन ने
आपके जीवन में जहर घोलने का भी काम किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।